क्या आप जानते हैं कोशिका क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे संसार के सभी जीव चाहे पौधे हो या जंतु इन्हीं इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। आइए इस लेसन में आगे हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छोटे जैसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। उन्होंने 1665 में स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन किया और इन्हें कोशिका नाम दिया, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। यह घटना विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि हुक ने पहली बार जीव में अलग अलग एकक देखे और इन एककों के लिए कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी की छोटी छोटी संरचना देखे, प्रकोष्ठ जैसी, जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया और कोशिका शब्द का अर्थ है छोटा कमरा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना। कोशिका संरचना सभी जीव छोटी छोटी समान संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं? छोटी छोटी समान संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जो मिलकर एक बड़ी शरीर बनाते हैं। देखिए ये जो प्याज के ये जो जीव है छोटी छोटी संरचना से मिलकर बना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोशिका का दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप से कोशिका को जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। यह प्याज की झिल्ली में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ये प्याज की झिल्ली है जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, देखने पर एक जैसी कई संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ये जो एक जैसी सारी संरचनाएं इन्हें हम कोशिका कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह प्याज की झिल्ली की मूल इकाई है। प्याज की झिल्ली की मूल इकाई है मतलब ये प्याज की झिल्ली जो है इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इसी तरह सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। इसी तरह सिर्फ प्याज ही नहीं, सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनमें एक ही कोशिका संपूर्ण जीव का कार्य करती है। मतलब एक जीव छोटी छोटी कोशिका से मिलकर एक पूरा जीव बनता है, लाखों कोशिका से। लेकिन एक कोशिकीय जीव ऐसा होता है जो एक ही कोशिका में संपूर्ण शरीर होता है, एक ही कोशिका में संपूर्ण जीव का कार्य करता है। जैसे अमीबा, क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं मिलकर भिन्न कार्य करने के लिए अंग बनाते हैं, जैसे कवक, पौधे और जंतु। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित होता है और कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ कहने का मतलब है बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हम लोग पादप हो गया, जंतु हो गया, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बनते हैं। और कोशिका विभाजन होता है, नई कोशिका बनाते हैं कोशिका विभाजन द्वारा, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिका क्या होता है? विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है, जिसका अर्थ है कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। नई कोशिका कैसे बनता है? एक कोशिका है, यहाँ फिगर में देखें, और ये एक नई कोशिका है, इससे विभाजित होकर दो छोटे छोटे नया कोशिका और बनता है। ये विभाजन विधि द्वारा कोशिका का नई कोशिका उत्पन्न होती है। तो जो नई कोशिका है पहले से ही जो मूल कोशिका से ही बनता है। जो नई कोशिका है मूल कोशिका से ही बनता है, यहाँ यही कहना चाह रहा है, जिसका अर्थ है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। यहाँ ये है मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत। कोशिका का खोज और कोशिका सिद्धांत का विकास। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा। यह निर्जीव कोशिका था। 1665 में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है कोशिका का खोज के लिए। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि कोशिका एक ऐसा इकाई है जिससे सारे जीव इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। और लेकिन उन्होंने कॉर्क की पतली काट में देखा था जो कि निर्जीव कोशिका था। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक इन्होंने बताया, 1674 में ल्यूवेनहॉक इन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका का पता लगाए, लेकिन वो निर्जीव कोशिका था। फिर ल्यूवेनहॉक तालाब के जल में जो कोशिका उन्होंने देखा जो कि वो जीवित कोशिका था। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया, जबकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका देखा लेकिन वो निर्जीव कोशिका था। फिर 1831 आया।
रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन, ये कोशिका होता है, अभी तक तो रॉबर्ट हुक और लिवेन हॉक ने कोशिका का खोज किया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो थे, कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है, उसका पता लगाया 1831 में। और 1839 में जेई पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। 1839 जेई पुरकिंजे ने, एक कोशिका होता है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और बाकी जो खाली स्थान होता है इसमें जीव द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये जीव द्रव भरा होता है। ये जीव द्रव का खोज जेई पुरकिंजे ने किया और इसका नाम जीव द्रव रखा, कोशिका पुरकिंजे ने। 1838-1839 में दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। सभी पौधे या जंतु कोशिका से ही बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। ये किसने कहा? स्लाइडेन और स्वान ने। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा 1838 और 39 में कि सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने होते हैं और ये जीवन की मूलभूत इकाई है। उसके बाद 1855 में विर्चो आया। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। स्लाइडेन स्वान के देने के बाद विर्चो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और कहता है उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती हैं। यानी इन्होंने और एक और लाइन जोड़ दिया कोशिका सिद्धांत में कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका यानी मूल कोशिका से ही बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, 1940 में जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। पहले जो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते थे उसमें कोशिका का संरचना देखना, उसके अंदर की संरचना देखना संभव नहीं था। उसमें पता चलता था कि कोशिका कैसा है, लेकिन कोशिका के अंदर देखने के लिए उन्नत सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया और पता किया गया कि कोशिका के अंदर क्या होता है। उसके अंदर एक केंद्रक होता है, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं या कोशिका द्रव कहते हैं। इस तरल पदार्थ में कुछ अंग होते हैं जिसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। यही अंगों को समझाया संभव हो सका। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तो कोशिका के अंदर जो अंग था, अंगों का पता लगाया गया। तो बढ़ते हैं आगे। जीवों में कोशिका दो तरह की हो सकती है। कोशिका भी दो तरह का है, जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय के बारे में अभी हम पहले भी पढ़े। कुछ जीव सिर्फ एक कोशिकीय से ही बने होते हैं। ये कोशिका ही उनका पूरा शरीर होता है। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? एक कोशिका ही उसका पूरा शरीर होता है और वह सारे काम करती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। एक था क्लेमेडोमोनास, 4 था बहुकोशिका जीव। हाँ, हम और ज्यादातर जीव कई कोशिका से बने होते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है और हर कोशिका का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की गति में मदद करती हैं और कुछ कोशिकाएं भोजन को पचाने में। पौधे और जानवर बहुकोशिकीय उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? एक कोशिका ही पूरा शरीर होता है। एक कोशिका, जो जीव जंतु जो भी है जो बहुकोशिकीय है, वो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर एक पूरा जीव का निर्माण होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के बराबर ही होता है। इसी में इसका सब कुछ होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, क्लेमेडोमोनास, वो एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव, हम और ज्यादातर जीव कोशिका से बने होते हैं। हम लोग क्या होता है? छोटा छोटा कोशिका से मिलकर, लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर का अलग अलग तरह की कोशिकाएं भी होती है और हर कोशिका का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर को गति करने में मदद करती हैं, कुछ भोजन को पचाने में और कुछ भोजन को पचाने में मदद करता है। पौधे और जानवर बहुकोशिका के उदाहरण हैं। कोशिका सिद्धांत अभी पढ़े थे। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में बहुत अध्ययन किया और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिन्हें हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। पहला क्या था? सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। हाँ, ठीक है। और दूसरा, कोशिका सजीव की सबसे छोटी एवं बुनियादी इकाई। हाँ, ये भी ठीक है। ये दोनों जो स्टेटमेंट था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिका जीवन की सबसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, यानी छोटी एवं बुनियादी इकाई भी होता है। और नई कोशिका हमेशा पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? विर्चो ने दिया था। तीसरा स्टेटमेंट विर्चो दिया था 1855 में। यानी पहला दिया था स्लाइडेन, दूसरा स्लाइडेन और स्वान और तीसरा विर्चो। यानी सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिका जीव की सबसे छोटी एवं बुनियादी इकाई है। ये दोनों स्टेटमेंट स्लाइडेन और स्वान, और नई कोशिका हमेशा पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है, ये विर्चो ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भाग।
देखो, कोशिका के भाग के बारे में हमें जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब पता चला कि कोशिका के अंदर तक हम लोग देख पाए, तब पता चला कि कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होता है, जैसा कि फिगर में है। कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी उपकरण। इस तरह के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हम उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें देख सकते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक है। तो हम ये तो कोशिका का महत्वपूर्ण 3 भाग है, हम बता देते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका का बाहरी परत है जो कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये जो कोशिका का बाहरी वातावरण से इसको अलग करता है कोशिका झिल्ली। ये जो आउटर लेयर होता है ये कोशिका झिल्ली है, ये बाहरी परत, ये बाहरी परत होता है जो कि इस बाहरी वातावरण से कोशिका को बचाता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिसका मतलब है कि कुछ पदार्थ को कोशिका के अंदर और कुछ पदार्थ को कोशिका के बाहर जाने की अनुमति देती है, जबकि दूसरों को नहीं देती है। यानी कोशिका झिल्ली जो आउटर लेयर है, ये कुछ पदार्थ को बाहर से अंदर और कुछ को अंदर से बाहर जाने दे रही है, लेकिन कुछ को नहीं भी देती है। देखते हैं आगे। यह मुख्य रूप से लिपिड और वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की रक्षा करती है और उसके आकार बनाए रखने में मदद करती है। यह आउटर लेयर है कोशिका का, तो इसका रक्षा भी करता है और इसका आकार बनाए रखता है। यह कोशिका के बीच संचार और पदार्थों के परिवहन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। अब दूसरा है केंद्रक। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, और तीसरा क्या था? कोशिका द्रव था। तो दूसरा हम लोग केंद्रक के बारे में जानेंगे। यह आमतौर पर कोशिका के मध्य में स्थित है। केंद्रक कहाँ है? कोशिका के मध्य में स्थित है। यह कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे अक्सर कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्र के रूप में मौजूद होता है। केंद्रक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो गुणसूत्र के रूप में मौजूद होता है, यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका जो है ना, कोशिका का जो केंद्रक है यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका जिससे घिरा होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये केंद्रक जिससे घिरा है दोहरी झिल्ली से उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। यानी जो केंद्रक झिल्ली है उसमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है जो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच कुछ पदार्थों को आदान प्रदान का अनुमति देता है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि वृद्धि, चयापचय, प्रजनन। अब है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। पहला हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव। ये तीनों मिलकर पूरा कोशिका का निर्माण करता है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच क्या जेली पदार्थ है। मतलब कोशिका द्रव कैसा? यह कोशिका और कोशिका केंद्रक के बीच का जेली पदार्थ है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ये जो कोशिका और केंद्रक है, इसमें ये बाहर का आउटर लेयर है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, आउटर लेयर है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, बाहरी का आउटर लेयर, इसके बीच में यहाँ कुछ द्रव भरा रहता है। इसमें क्या रहता है? द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसी को हम लोग कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ये बाहर का आउटर लेयर है कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है ये अंदर में, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें पानी, लवण, शर्करा और अन्य कार्बनिक अणु घुले रहते हैं। यानी इसके अंदर जो कोशिका द्रव जो है उसका जेली जैसा पदार्थ जो होता है इसके अंदर में, उसमें क्या होता है? पानी होता है, लवण होता है, शर्करा और कार्बनिक अणु घुले होते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण आदि मौजूद होते हैं। कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण आदि मौजूद होते हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को करते हैं। यानी कोशिका द्रव में बहुत सारा चीज होता है। हम लोग जब कोशिका को जूम करके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर, कोशिका के अंदर जो इसमें जीव द्रव है जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव में बहुत सारे अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो इसी कोशिका द्रव में ही ये सारे अंग होता है, मौजूद होते हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को करते हैं। यानी कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी उपकरण।
कोशिका द्रव कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। कोशिका द्रव कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक माध्यम का कार्य करता है और कोशिकाओं को उसके स्थान पर बनाए रखता है। यानी कोशिका द्रव क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक माध्यम का कार्य करता है और कोशिकाओं को उसके स्थान पर बनाए रखता है और कोशिकाओं को उसके स्थान पर बनाए रहता है। ये जो कोशिका द्रव यहाँ भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसमें अंदर कुछ कोशिकांग होता है, उसका स्थान को बनाए रखता है। और चूंकि कोशिका द्रव में बहुत सारा रासायनिक पदार्थ होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया को भी करने का एक माध्यम बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में कहे तो कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी सीमा है। कोशिका झिल्ली को हम कह सकते हैं, जैसे कि फिगर में यहाँ दिया हुआ है, कोशिका का क्या है, बाहरी सीमा है कोशिका झिल्ली। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक क्या है, नियंत्रक केंद्र है, कोशिका का मध्य भाग में होता है और इसका नियंत्रक केंद्र कहा जाता है, जिसमें आनुवांशिक सामग्री होता है। आनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए होता है इसके अंदर गुणसूत्र के रूप में। और कोशिका द्रव वह पदार्थ है जो कोशिका को भरता है, जिसमें कोशिकांग मौजूद हैं। कोशिका के अंदर ही बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। यानी कोशिका द्रव जो है, ये कोशिका के अंदर ये जो खाली स्थान है, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। और कोशिका द्रव में ही ये छोटे छोटे जो अंग दिख रहे हैं, इसको कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, ये सब क्या है, कोशिकांग है। ये तीन भाग एक साथ मिलकर कोशिका को जीवित एवं कार्यात्मक बनाते हैं। ये तीन भाग कौन सा है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये तीनों भाग मिलकर कोशिका को जीवित एवं कार्यात्मक बनाते हैं। आगे कोशिकांग और उनके काम। अब हम लोग कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनका कोशिकांग के बारे में जानेंगे और उसका काम के बारे में जानेंगे। तो कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग होते हैं और हर अंग का अपना खास काम होता है। जैसे पहला है अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जालिका ईआर होता है, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह नलिका और थैलियों का एक जाल है। यह कैसा है, नलिका और थैलियों का एक जाल है। यह कोशिका में पदार्थों को इधर उधर ले जाने में मदद करता है। यह कोशिका में पदार्थों को इधर उधर ले जाने में मदद करता है और प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों को बनाता है। तो अंतर्द्रवी जालिका का काम क्या है, यह नलिका और थैलियों जैसी संरचना है। इसमें कोशिका में पदार्थ को इधर उधर ले जाने में मदद करता है। ये कैसा है, नलिका जैसा है और थैली जैसी संरचना है। कोशिका में पदार्थों को इधर उधर ले जाता है और प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों को बनाता भी है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी ईआर यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और चिकनी ईआर यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खुरदरी ईआर यानी आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं। यानी खुरदरी में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और एसईआर यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड अणुओं के संश्लेषण में मदद करती है। यानी एसईआर वसा या लिपिड के अणुओं को संश्लेषण में मदद करती है। तो हम लोग जान गए अंतर्द्रवी जालिका के बारे में। यह नलिका थैलियों जैसी संरचना है। यह कोशिका में पदार्थ को इधर उधर जाने में मदद करता है और प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थ को बनाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ जो है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में राइजोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और एसईआर यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में फैट और या लिपिड अणु के संश्लेषण में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रवी जालिका हो गया, गोल्जी उपकरण यह थैली का एक समूह है। गोल्जी उपकरण कैसा है, यह थैलियों का एक समूह है जो ईआर यानी ईआर किसको बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल रहा है, अंतर्द्रवी जालिका को बोल रहा है, जो ईआर से आने वाले पदार्थ को पैक करता है। यानी गोल्जी उपकरण कैसा, थैलियों जैसी संरचना है और यह अंतर्द्रवी जालिका से आने वाले पदार्थों को पैक करता है। अब पैक करके क्या करता है, और उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है। ये क्या करता है, पैक करने के बाद कोशिका के अंदर और बाहर को भेजता है। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी कैमिलो गोल्जी यानी गोल्जी के नाम पे ही गोल्जी उपकरण रखा गया है। गोल्जी उपकरण थैली जैसी संरचना है, थैलियों जैसी। यह अंतर्द्रवी जालिका से आने वाले पदार्थों को पैक करता है और कोशिका के अंदर बाहर भेजता है। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। इसे कोशिका का डाकघर, पैकेजिंग और वितरण केंद्र भी कहा जाता है। यानी गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर, पैकेजिंग और वितरण केंद्र भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम बनाने और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति
के संश्लेषण में भी मदद करता है। यानी गोल्जी उपकरण का एक और काम का पता चल गया, ये लाइसोसोम को बनाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के संश्लेषण में मदद करता है। लाइसोसोम ये छोटे थैले होते हैं। लाइसोसोम कैसे होते हैं? ये छोटे थैले होते हैं जिसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। लाइसोसोम ये छोटे थैले होते हैं जिसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, पाया जाने वाला झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। इसकी खोज बेल्जियम के वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। यानी ये लाइसोसोम का खोज कौन किया था? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1974 में मिला था। लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैली और पाचन थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहते हैं। इसको कोशिका का आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। ये क्या करता है? अपने आप को सेक्रीफाइस करके संक्रमित कोशिका या खराब हो गए कोशिका को पचा देता है या खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक कोशिकांग है। ये कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसको कोशिका की ऊर्जा उत्पादन होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। एक बात बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का ऊर्जा उत्पादन होता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं, जिसका उपयोग कोशिका अपने कार्यों को करने में करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। हम अभी कहे थे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, यानी ऊर्जा गृह है। इसकी दोहरी झिल्ली होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है। इसमें अंदरूनी झिल्ली मुड़ी हुई होती है। इसमें दोहरा झिल्ली होता है और इसका अंदरूनी झिल्ली जो मुड़ा हुआ होता है, इसका मुख्य काम एटीपी बनाना है। एटीपी मतलब एटीपी होता है ऊर्जा अणु। एटीपी ऊर्जा अणु को कहते हैं। ये ऊर्जा अणु को बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा के अणु को बनाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कोशिका श्वसन से होता है। यह मुख्य काम एटीपी बनाना है, जो कोशिका श्वसन से होता है। यह कैल्शियम भंडारण, गर्मी उत्पादन और कोशिका मृत्यु जैसे कार्यों में भी मदद करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम का भंडारण, गर्मी उत्पादन और कोशिका मृत्यु जैसे अन्य कार्यों में भी मदद करता है। इनमें अपना डीएनए होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त अंग माना जाता है। इसमें अपना डीएनए भी होता है, इसे अर्ध स्वायत्त अंग माना जाता है। प्लास्टिड ये भी एक कोशिकांग है। प्लास्टिड पौधे और शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली है। प्लास्टिड कैसा है? पौधों और शैवालों की कोशिका में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली है वाले अंगक है। ये भोजन का निर्माण भंडारण के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिड क्या करता है? पौधे और शैवालों की कोशिका में पाए जाने वाला दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। ये कोशिका में भोजन का निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें अक्सर ऐसे वर्णक होते हैं जिनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है और विभिन्न प्रकार के वर्णक कोशिका के रंग को बदल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक कोशिका के रंग को बदल सकते हैं। प्लास्टिड के प्रकार। प्लास्टिड के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। प्लास्टिड के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग का प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा वर्णक है? हरा रंग का वर्णक है, हरा रंग के प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल में झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं। क्लोरोफिल में झिल्लीदार संरचनाएं होती है जिन्हें थाइलाकोइड कहते हैं, जो ग्रेना नामक ढेर में व्यवस्थित होता है। क्लोरोफिल में जो झिल्लीदार संरचना होती है जिन्हें हम लोग थैलाकोइड कहते हैं, यह ग्रेना नामक ढेर में व्यवस्थित होता है। थाइलाकोइड झिल्ली में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम एवं वर्णक मौजूद होते हैं। थाइलाकोइड झिल्ली में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम और वर्णक मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक स्थान एस्ट्रोमा कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रतिक्रिया होती है। यह क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक स्थान एस्ट्रोमा कहलाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रतिक्रियाएं होती हैं।
अब ये हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन प्लास्टिड है। वो कैसा था, हरा प्लास्टिड था, लेकिन क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है जिसमें कैरोटीन होता है। उसमें क्लोरोफिल था, इसमें कैरोटीन होता है, वर्णक होते हैं। इसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है, जो पीले रंग, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। जो पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करता है, ये फूल, फल और पतझड़ के पत्तों को रंग देते हैं। ये फूल, फल और पतझड़ के पत्तों को रंग देते हैं, पर परागणकर्ताओं को आकर्षित करने और बीज फैलाव में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से ही विकसित होता है। हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े, आप क्रोमोप्लास्ट भी पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा प्लास्टिड था, लेकिन क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन होता है। वो हरा रंग प्रदान करता है या पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करता है। ये फूल, फल और पतझड़ में पत्तों का रंग देता है, परागणकर्ताओं को आकर्षित करने और बीज फैलाव में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से ही बना, यानी क्लोरोप्लास्ट से ही क्रोमोप्लास्ट बना है। तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। पहला पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन प्लास्टिड है। पहला हरा रंग का प्लास्टिक था, दूसरा रंगीन प्लास्टिक था। ये रंगीन है, यानी बिना कलर का है। ये रंगीन है, प्लास्टिड है, रंगहीन प्लास्टिड है, और मुख्य रूप से भोजन भंडारण में शामिल होता है। या क्या करता है, भोजन के भंडारण में शामिल होता है। उनके विभिन्न उप प्रकार हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है। ये किसका भंडारण करता है, स्टार्च का भंडारण करता है, जैसे आलू बीजों में। तो एमिलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है। एलाइयोप्लास्ट ये वसा और तेल का भंडारण करता है, एलाइयोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट, जैसा कि नामे से है, प्रोटीन का भंडारण करता है, जो मुख्य रूप से बीज में पाए जाते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड के कार्य। प्लास्टिड का कार्य क्या, प्रकाश संश्लेषण। यह सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। भोजन का भंडारण, हाँ, ल्यूकोप्लास्ट अभी पढ़े। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, स्टार्च, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का भंडारण करता है। रंग प्रदान करना, क्रोमोप्लास्ट अभी पढ़े थे, फूल फलों को रंग देता है, जिसमें परागण और बीज जैसे फैलाव में मदद मिलती है। अन्य उपापचयापचय क्रियाएं प्लास्टिड एमिनो एसिड, लिपिड और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण में भी शामिल होता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। प्लास्टिड अन्य उपापचय प्रक्रिया, प्लास्टिड क्या करता है, अमीनो एसिड, लिपिड और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण में शामिल होता है। अब अगला है रसधनिया। रसधनिया भी कोशिका के अंग है, कोशिकांग जिसको कहते हैं। रसधनिया पादप तथा अन्य पदार्थों की कोशिका में झिल्ली द्वारा घिरी थैलियां होती हैं। रसधनिया कैसी होती है, पादप तथा अन्य पदार्थों की कोशिका में झिल्ली द्वारा घिरी थैलियां होती है। झिल्ली द्वारा घिरी थैलियां होती हैं। जंतु कोशिका में रसधनिया छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधनिया अस्थायी और बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधनिया कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधनियों की संख्या अस्थायी और बड़ी होती है। कुछ पादप कोशिका की केंद्रीय रसधनिया कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक घेर सकती है। यानी पादप कोशिका में रसधनिया तो बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ पादप कोशिका है जिसमें रसधनियों का साइज 50 से 90% तक हो सकता है। पादप कोशिका में रसधनिया में कोशिका रस भरा रहता है। पादप कोशिका में रसधनिया में क्या भरा रहता है, कोशिका रस भरा रहता है, और ये कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ का भंडारण करती हैं। रसधनिया में कोशिका रस भरा रहता है और ये कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का भंडारण करती हैं। इनमें यानी रसधनियों के में अमीनो अम्ल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल और तथा कुछ प्रोटीन संग्रहित होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कोशिका रस से भरा, रसधनिया में जो कोशिका रस होता है उसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन संग्रहित होते हैं। एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधनिया जैसे खाद्य रसधनिया, भोजन के कणों को घेरने वाली और संकुचित रसधनिया शरीर से बाहर जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रसधनिया जो है ना, बहुकोशिकीय में भी नहीं, एक कोशिकीय में भी पाया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय में खाद्य रसधनिया जो भोजन के कणों को घेरता है या समझ लो भंडारित करता है, और संकुचित रसधनिया, एक कोशिकीय जीव में संकुचित रसधनिया होता है जो शरीर के से बाहर जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करता है। तो संक्षेप में कहें तो रसधनियों को पादप और कुछ अन्य कोशिकाओं में पाई जाती हैं। रसधनिया कैसा होता है, पादप तथा कुछ अन्य कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु में छोटी होती है और पादप में बड़ी होती है। आकार पादप कोशिका में बहुत बड़ी, अस्थायी होती है, लगभग कोशिका का 50 से 90% तक होता है। भंडारण
कोशिका रस से भरी रहती है। मतलब रसधनिया में क्या होता है, कोशिका रस रहता है, भरी रहती है और अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन जैसे आवश्यक पदार्थ का भंडारण करती है। इसमें कोशिका रस भरा हुआ रहता है, इसमें और उस कोशिका रस में अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन जैसे आवश्यक पदार्थ का भंडारण होता है। एक कोशिकीय जीव एक भोजन ग्रहण तथा अवशिष्ट निकासन की भूमिका निभाता है। एक कोशिकीय जीव में रसधनिया का काम भोजन ग्रहण करना है या फिर अवशिष्ट पदार्थों को निकालना है, यही काम करता है। कोशिका में पदार्थों का आवागमन, कोशिका में पदार्थों का आवागमन जो है ना, दो तरह से होता है, जिसको हम लोग विसरण और परासरण कहते हैं। जो विसरण, जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो विसरण होता है, जब जल का आदान प्रदान होता है तरल पदार्थ का, तब उसको परासरण कहते हैं। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली यह तय करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ बाहर आएंगे। कुछ पदार्थ विसरण यानी डिफ्यूजन और परासरण यानी ओस्मोसिस जैसी प्रतिक्रियाओं द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। कोशिका में पदार्थों का आवागमन, कोशिका झिल्ली यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। कुछ पदार्थ विसरण यानी डिफ्यूजन और परासरण जैसी प्रतिक्रियाओं द्वारा कोशिका में प्रवेश करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। यानी जब कोशिका में पदार्थों का जो आवागमन होता है, यानी तो विसरण से होगा यानी तो परासरण से होगा। कुछ विसरण द्वारा, कुछ परासरण द्वारा होता है। आगे देखते हैं कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका को सहारा देती है और मजबूत बनाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं, जीवाणु कोशिकाओं, कवक कोशिकाओं, शैवाल कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक संरचना है जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह कठोर परत होती है जो कोशिका को सहारा देती है, उसकी रक्षा करती है और उसे आकार प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति क्या है? अभी तक कोशिका में हम लोग उसका आउटर लेयर क्या था, कोशिका झिल्ली था। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा एक और आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे कि हम फिगर में बता देते हैं, जैसे कि ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। कोशिका का आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और इसके बाहर एक और आउटर लेयर होता है। जो पादप कोशिका में एक और आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति का। तो संक्षेप में कोशिका भित्ति एक महत्वपूर्ण संरचना है जो पादप कोशिका और कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाओं को सहारा, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। इस संक्षेप में देखें तो ये जो है ना, ये पादप कोशिका का आउटर लेयर होता है। ऐसे कोशिका का आउटर लेयर कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के भी बाहर होता है। बढ़ते हैं आगे। अब पादप कोशिका भित्ति, अब पादप में कोशिका भित्ति कैसा होता है ये देखते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज के अणु लंबे रेशे के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज के अणु लंबे रेशे के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का बना होता है और जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है जो शर्करा और अमीनो एसिड्स का एक बहुलक है। तो हम लोग जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है जो शर्करा और अमीनो अम्ल का ही बहुलक है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है जो एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है, जो नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है। शैवाल की कोशिका भित्ति विभिन्न पदार्थों से बनी होती है जिसे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और खनिज। तो हम एक चीज देखें, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका का आउटर लेयर हो गया है। पादप कोशिका का आउटर लेयर होता है, लेकिन पादप कोशिका भित्ति जो है ना सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। और जीवाणु कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है।
पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है? नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है। और शैवाल की कोशिका भित्ति भिन्न पदार्थों से बनी हो सकती है, जैसे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और खनिज। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और खनिज। कोशिका झिल्ली के मध्य से पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया विशेष रूप से विसरण और परासरण पर केंद्रित है। यानी कोशिका झिल्ली से जो पदार्थ का आवागमन होता है उसमें कैसे होता है? विसरण और परासरण से होता है। विसरण के बारे में हम अभी बताए थे कुछ देर पहले। तो विसरण, तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली को विसरण के माध्यम से पार कर सकता है। कुछ पदार्थ जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली को विसरण के माध्यम से पार कर सकते हैं। विसरण में पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो विसरण में पदार्थ कैसे जाता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। कोशिका में जब अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है, जब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है तो कोशिका के अंदर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के अंदर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र यानी कोशिका के अंदर से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र यानी कोशिका के बाहर की ओर विसरित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विसरण में क्या होता है? विसरण में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरण होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है। विसरण गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण जो है कोशिका में गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विसरण का जैसे एक कोशिका है, हम इसको समझा देते हैं। ये कोशिका है, ये इसका केंद्र है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता होता है तो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हो जाता है। हम जानते हैं विसरण में क्या होता है? विसरण में क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी, अगर आप भीड़ में खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो क्या यहाँ खाली है तो क्या करेंगे? ये लोग भीड़ से खाली स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। उसी तरह विसरण में उच्च, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कम है, अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होगा। उसी तरह जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का कमी होगा तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, और हमको पता है विसरण में उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाता है, तो बाहर उच्च सांद्र है तो अंदर की ओर प्रस्थान करेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की ओर जाएगा। अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर का ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आएगा। इसी में विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों के आदान प्रदान में जो कोशिका झिल्ली होता है, आउटर लेयर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने देता है लेकिन सभी पदार्थों को नहीं देता है, कुछ को ही देता है। जैसे विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो जाता है और परासरण के माध्यम से जल या तरल पदार्थ का आवागमन होता है। जल या तरल पदार्थों का आवागमन होता है। आगे देखते हैं। तो विसरण आपको समझ में आ गया। परासरण, जल भी विसरण के नियम का पालन करता है। जैसे विसरण में हम लोग गैसों का आदान प्रदान कर रहे थे परागम्य झिल्ली द्वारा यानी कोशिका झिल्ली द्वारा, उसी तरह जल भी विसरण के नियम का पालन करता है। जब जल के अणु एक चयनात्मक परागम्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली का बात कर रहा है से गुजरता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जब कोशिका झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान हो रहा था तो वो विसरण के माध्यम से हो रहा था, लेकिन जल भी विसरण के नियम का पालन करता है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति घुलित पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। प्लाज्मा झिल्ली में जो होता है जल की गति घुलित पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। परासरण में जल का शुद्ध प्रवाह एक चयनात्मक परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में होता है। तो परासरण भी विसरण की तरह ही है, झिल्ली से जल का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका को दो मुख्य रूप में बांटा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं सरल होती हैं। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? ये कोशिकाएं सरल होती हैं और उनमें एक वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि इनका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका के विशेष क्षेत्र में बिखरा हुआ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, तो उसका केंद्रक में डीएनए जो पाया जाता है वो
विशेष क्षेत्र में कोशिका के बिखरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, जिसे हमें न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में एक चीज़ नहीं होता, क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है। और केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वो क्या होता है? इसी तरह फैला हुआ रहता है कोशिका में किसी विशेष क्षेत्र में, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स कर रहे हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग का अभाव। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली, एक चीज़ और है कि केंद्रक तो नहीं होता है, लेकिन झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो इतने भी है ना, वो भी नहीं होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह झिल्ली से घिरे विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण आदि अनुपस्थित रहते हैं। ये सब नहीं होते हैं। जैसे कि बहु यूकैरियोटिक जैसे होते हैं ना, उसमें कोशिकांग होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, ये सब कोशिकाबद्ध झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है ना, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम, इसमें आमतौर पर एकल क्रोमोसोम होता है जो गोलाकार डीएनए अणु के रूप में बना होता है। यह नाभिक के क्षेत्र में स्थिर रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में तो नाभिक होता नहीं है, चूंकि डीएनए उसके एक विशेष क्षेत्र में फैला होता है जिसको न्यूक्लियोइड कर रहे हैं। इसमें एकल क्रोमोसोम होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में एकल क्रोमोसोम होता है। अब दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये कोशिकाएं जटिल होती हैं। यूकैरियोटिक कैसा होता है? जटिल होता है। इनमें वास्तविक केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। पौधे, जानवर, कवक यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। यानी पौधे, जानवर और कवक कैसे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। आकार, यह कोशिका आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, जिनका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यानी यूकैरियोटिक का आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के झिल्ली से घिरे हुए विशिष्ट कोशिकांग मौजूद होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, इसमें शामिल हैं। तो एक चीज हम बताते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन झिल्लीबद्ध कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, आगे पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करता है। गोल्जी उपकरण, यह प्रोटीन का संसाधन करता है और उसको पैकेजिंग करता है। लाइसोसोम, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। इसे आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, इसका खोज किया था डी डुबे। क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। रसधनिया, भंडारण करता है और अन्य कार्य करता है। रसधनिया भोज्य पदार्थों का भंडारण करता है। तो हम लोग जान गए यूकैरियोटिक में सारा चीज पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, रसधनिया, ये सब पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। एक से अधिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक कोशिका में आमतौर पे एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं जो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक में पढ़े थे ना, एक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? एक कोशिका होता है, इसमें एकल क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? एकल क्रोमोसोम होता है। और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं जो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। यह प्रक्रिया जीवों के बढ़ने और पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। जो कोशिका विभाजन में क्या होता है? कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है और यह प्रक्रिया जीवों के बढ़ने और पुराने व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। जैसे एक मदर कोशिका जो हो गया, जिसको मूल कोशिका बोलते हैं, मूल कोशिका, मूल कोशिका से ही दो अलग कोशिका बनता है। ये मूल कोशिका से दो अलग कोशिका बनता है। ये जो मदर कोशिका है, मूल कोशिका, इस कोशिका से ही दोनों कोशिका का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि समसूत्री विभाजन, आगे पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। कैसा है? कोशिका विभाजन है जिसमें परिणाम स्वरूप दो आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। दो आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं बनती है जिनमें मूल कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। इसका उद्देश्य वृद्धि, मरम्मत और लैंगिक प्रजनन है। इसका उद्देश्य क्या है? वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन है। इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिकाएं बनाती हैं। अभी हम देखे थे कि कोशिका विभाजित होकर दो समान कोशिका बनाता है, लेकिन इसमें एक और चीज है। इसमें जो मूल कोशिका होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो जैसे 2 है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2 होता है। तो मूल कोशिका जो नया कोशिका है
उसमें क्रोमोजोम की संख्या मूल कोशिका के क्रोमोजोम की संख्या के बराबर होता है। समसूत्री विभाजन का महत्व। वृद्धि। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका की संख्या बढ़कर वृद्धि में मदद करती है, कोशिका की संख्या बढ़ाकर वृद्धि में मदद करती है। यानी ये समसूत्री विभाजन क्या कर रहा है, बहुकोशिकीय जीव में कोशिका की संख्या को बढ़ा रहा है, बढ़ाने में मदद कर रहा है। मरम्मत। क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को नई कोशिकाओं से बदलकर ऊतकों की मरम्मत करता है। कोई अगर किसी कोशिका में कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया या मृत हो गया है तो उसके स्थान पर नई कोशिका को बदल देता है। अलैंगिक प्रजनन। कुछ एक कोशिकीय जीव और कुछ बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन का तरीका होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, समसूत्री विभाजन में कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया द्विखंड का समसूत्री विभाजन है, और कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे कायिक प्रवर्धन में प्रजनन का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक स्थिरता। यह सुनिश्चित करता है कि पुत्री कोशिका में मूल कोशिका के समान आनुवांशिक जानकारी हो। इसमें एक चीज हम बताए थे, जो पुत्री कोशिका बनता है, जो दो कोशिका नया कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका से दो नया कोशिका का निर्माण होता है, उसमें जो पुत्री कोशिका है उसमें क्रोमोजोम की संख्या मदर कोशिका के बराबर होता है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रक्रिया में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कैसा होता है, एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक के मूल कोशिका की तुलना में आधी आनुवंशिक सामग्री होती है। इसमें मदर कोशिका और पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या बराबर होती है, लेकिन इसमें आधा होता है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो जिसमें से प्रत्येक मूल कोशिका की तुलना में आधी आनुवंशिक सामग्री होती है। यह प्रक्रिया जीवों में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया जीवों में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। यह युग्मकों का निर्माण, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में शुक्राणु और अंडाणु जैसे अगुणित युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये था इस चैप्टर का अंत। मेरा नाम है आशीष कुमार। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और हम साइंस के इसी तरह रोचक फैक्ट लेके आएंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे एसएससी में लाभदायक होगा। खास करके ग्रुप डी में जो साइंस पूछा जा रहा है इसके लिए तो अत्यंत लाभदायक है। नमस्कार, धन्यवाद।